हेलो दोस्तों, ट्यूटोरिया में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर महीने के राजस्थान के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट 1 को देखिए। उसमें भी हमने राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऊंट संरक्षण योजना, जिसके जरिए मादा ऊंट और बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र दिया जाएगा और जो ऊंट पालक है उसको 5,000 रुपए की पहली किस्त टैग लगाते वक्त और उसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5,000 रुपए की दूसरी किस्त दी जाएगी। इसके साथ ही जो पशु चिकित्सक है उसको भी हर पहचान पत्र बनाने पर 50 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। ये दोनों किस्त जो ऊंट पालक को मिली है वो उसके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ऊंटों के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनकी संख्या जो कि लगातार गिरती जा रही है उसमें इजाफा लाने के लिए लाई गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने 2014 में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु भी घोषित किया था और 2015 में ऊंट के वध पर प्रतिषेध और उसके अस्थायी प्रवजन और निर्यात पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम भी पारित किया था। देश के लगभग 80% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और जो देश में ऊँटों की संख्या है वो 2012 की गणना के अकॉर्डिंग सिर्फ 3,30,000 रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जो देश के अभ्यारण्य है उसमें जो चराई है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण कई पशुपालकों ने अपने पारंपरिक चरागाह खो दिए थे, जिसके कारण जो उनके ऊँट थे वो लंबे समय तक भूखे रहते थे और कमजोरी का और बीमारियों का शिकार हो जाते थे, जिसके कारण कई लोगों ने तो ऊँट पालना भी छोड़ दिया था। जिसमें एक प्रमुख समुदाय ऊँट पालकों का रायका समुदाय है, जिनकी आजीविका इस प्रतिबंध के और 2015 के राजस्थान सरकार के एक्ट के चलते खतरे में पड़ गई है। 2 अक्टूबर 2016 को राजस्थान राज्य सरकार ने ऊँट के विकास योजना को भी घोषित किया था, लेकिन ऊँट के प्रजनन को यानी ऊँट पालन को अभी भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इस योजना में और भी कई जमीनी बदलाव करने की आवश्यकता थी। तो इसके चलते ही राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में इस ऊँट संरक्षण योजना को शुरू किया है। इससे पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने ऊँटनी के दूध के लिए स्टैंडर्ड्स को घोषित किया था 2016 में, जिसके तहत ऊँटनी के दूध में कम से कम 2% फैट होना चाहिए। इससे भी ऊँट पालकों को कुछ राहत मिली थी, जिससे उनके आजीविका का एक साधन बढ़ा था। ये ऊँटनी का दूध टाइप 1 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस और ऑटिज्म यानी आत्म केंद्रित आदि बीमारियों के उपचार में भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ है। लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते ऊँटनी के दूध को आज वो स्थान नहीं मिल पाया है जो कि गाय, भैंस और बकरी के दूध को मिला हुआ है। इसलिए अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, जिसको अभी हाल ही में 2022 में लॉन्च किया था। इस नीति के अंतर्गत विशेष श्रेणी के लोग जैसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, महिलाओं आदि को 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की दर से एक न्यूनतम रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी और इनके निजता और सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इनके मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पेयजल, अग्नि सुरक्षा उपाय, चिकित्सा सुविधा आदि को उपलब्ध कराने के साथ साथ जो बेघर व्यक्ति हैं उनके लिए शेल्टर्स गृह भी बनाए जाएंगे और उन्हें संचालित करने सहित इस नीति में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल और रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। इसके बाद राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को डिस्कस करेंगे, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थापित किए जाने वाली पर्यटन इकाइयां हैं जैसे गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट और कैरावान पार्क आदि की स्थापना से गांव में रोजगार सृजित करना और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण देना इस योजना का उद्देश्य है। इसके जरिए राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक भी रूबरू होंगे और इस ग्रामीण संस्कृति को संरक्षण में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्थापित करने और उनके संचालन के लिए काफ़ी कुछ छूट प्रदान की गई है, जैसे इन इकाइयों को भू संपरिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट
आदि ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयों को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, जिसकी स्थापना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस समाज के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें पिछड़ेपन की स्थिति से दूर करने के लिए की है। इसका काम इस समाज के लोगों के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना और इस समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध कराने और कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ने के लिए किया गया है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। ये बोर्ड राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत कार्य करेगा। गड़िया लोहार उत्तर भारत में लोहारों का एक प्रमुख समुदाय है जो कि मूल रूप से राजस्थान से है। इस समुदाय के लोग हमेशा यात्रा करते रहते हैं जिन्हें इनकी सजी हुई गाड़ी से पहचाना जा सकता है। इस गाड़ी को ये घर के तौर पर भी और यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके साथ ये कुछ पशुओं को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ गड़िया लोहारों ने अब ये बंजारों वाली ज़िंदगी छोड़ दी है और एक जगह पर रहकर ही अपना गुजर बसर करते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, जो कि अभी हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री जो कि डॉक्टर सुभाष सरकार हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए थे। तो इन पुरस्कारों में राजस्थान के भी 2 राजकीय विद्यालयों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें है देवली टोंक का स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और गंगापुर भीलवाड़ा का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। इनका चयन पेयजल व्यवस्था, शौचालय सुविधाएं, हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा का उपयोग और आकर्षक विद्यालय परिसर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के आधार पर किया गया था। राजस्थान के जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है वो है BD कल्ला साहब। तो इसके बाद जो जन कल्याण पोर्टल है उसको बेहतर ई गवर्नेंस के लिए 2022 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जन कल्याण पोर्टल राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। इस पोर्टल के जरिए राजस्थान के लोगों को राजकीय योजनाओं और कार्यों की जानकारी सुलभता से पहुंचाई जाती है। इस पोर्टल को 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया था। ये पोर्टल राजस्थान सरकार के सभी विभागों और जिलों की सार्वजनिक सूचनाओं को एक ही वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है। माननीय मुख्यमंत्री के पारदर्शी, जवाबदेही और सुशासन के विजन को पूरा करने के लिए ही इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के साथ योजना विभाग ने मिलकर डेवलप किया था। इसके बाद ये कुछ न्यूज़ हैं, जैसे भीलवाड़ा के शाहपुरा में महान स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहट के पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान के जो नए रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए हैं वो हैं श्री चंद्र प्रकाश श्रीमाली जी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अभी हाल ही में आयोजित किए गए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के 5 हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 हस्तशिल्प कलाकारों को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री श्री BD कल्ला ने जवाहर कला केंद्र में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के 38वें स्थापना दिवस समारोह जो कि 28 नवंबर को मनाया गया था उसे संबोधित किया था। और ये जो ब्रज भाषा अकादमी है ये देश की एकमात्र ब्रज भाषा अकादमी है जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद अगली न्यूज़ है कि स्विट्जरलैंड की एक फेमस चॉकलेट बनाने वाली कंपनी बेरी कैलेबाउट ने अभी राजस्थान के नीमराना में अपनी नई फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया है, जिसका 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये फैक्ट्री एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस कंपनी की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, जो कि भारत को इस कंपनी का सबसे बड़ा चॉकलेट उत्पादक देश बना देगी। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान सरकार के द्वारा राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क पोशाक दी जाएंगी, जिनका वितरण अभी हाल ही में नवंबर में शुरू किया गया था। इससे राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 67.58 लाख छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। इन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक के 2 सेट दिए जाएंगे, जिसके लिए राजस्थान सरकार कुल 325 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस योजना में बच्चों को 2 सेट कपड़ा दिया जाएगा और उसको सिलवाने के लिए 200 रुपए प्रति विद्यार्थी उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि अभी हाल ही में राज्यपाल ने संविधान दिवस के मौके पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में एक संविधान पार्क का लोकार्पण किया था और साथ ही में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया था। अगली न्यूज़ है कि श्री गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों की सेहत में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य गंगानगर मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और आवश्यक होने पर उन्हें उपचार भी दिया जाएगा। बाल दिवस के मौके पर इस मिशन की शुरुआत की गई थी। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस मिशन के तहत अगले 10 महीनों में करीब 5.48 लाख बच्चों की स्वास्थ्य जांचें की जाएगी। तो ये मिशन स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले भर में संचालित किया जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है उदयपुर जिले ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिससे शहर में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने के लिए और आमजन की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके दौरान सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और यातायात संबंधी नियमों की पालना करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ के गाडरी समाज के लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जो अगली न्यूज़ है वो है 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव अभी हाल ही में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आयोजित किया गया था, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में, जिसके तहत SC/ST वर्ग के युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने में काफ़ी मदद दी जाएगी। इसके तहत राजस्थान सरकार SC/ST वर्ग के युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगी और उन्हें 25 लाख रुपए तक के लोन पर 9% और 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ ही 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट लागत में 25% तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है, जिसका मतलब है अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत 25 लाख रुपए तक की है तो उसमें उद्यमी को सिर्फ 25% प्रोजेक्ट की लागत का ही अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। बाकी 75% प्रोजेक्ट की कॉस्ट वो बैंक से लोन के तौर पर भी ले सकता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार डिक्की यानी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की लागत का इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करेगी, जिसके जरिए इन SC/ST वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो कि 2019 में लाई गई थी, उसके अंतर्गत भी दूसरे कई वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है नवजीवन योजना। अभी हाल ही में अलवर जिले में इस नवजीवन योजना के तहत अवैध शराब के कारोबार से जुड़े परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और इन परिवारों की महिलाओं के को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए पहला बैच शुरू किया गया था। इस बैच को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शुरू किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क टूल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके जरिए वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें और अपने स्वरोजगार हेतु उन्हें बैंकों से रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन महिलाओं को सरकार द्वारा जारी दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। तो इस तरह इस योजना के तहत इन अवैध शराब के व्यापार से जुड़े परिवारों को इस कारोबार से मुक्त कराकर इन परिवारों का एक सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसके बाद जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को 1500 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन देती है, जिसमें 1855 वर्ष तक की एकल नारी को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक की एकल नारी को 750, 60 से 75 तक की एज में 1000 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक एकल नारी को 1500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसके बाद जो अगली
न्यूज़ है वो है अलवर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जो कि हर वर्ष दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में सिर्फ एक जिले को दिया जाता है। इस बार 2022 में ये अवार्ड अलवर को दिया गया है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए अलवर द्वारा चलाए गए सक्षम अलवर अभियान को मुख्य श्रेय इसका जाता है, जिसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे किया जाता था और उनका डाटाबेस तैयार करके उन्हें राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाता था। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का पायलट प्रोजेक्ट अलवर जिले से शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है और इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इस सेव प्रोजेक्ट को पूरे राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। हमारे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वो है श्री टीकाराम जूली जी। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है राजस्थान राज्य देश में पहला ऐसा राज्य बना है जहां ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इसका निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश का तीसरा ऐसा राज्य है जहां पे इस बीमारी का इलाज किया जाता है, लेकिन राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां पे इसका निःशुल्क इलाज किया जाता है। इस बीमारी के इलाज में लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, जो कि राजस्थान में निःशुल्क किया गया है। इस बीमारी में बच्चों को जन्म से ही सुनने में समस्याएं होती हैं या फिर वो सुन नहीं पाते हैं और इसमें सुनने की जो मशीनें आती हैं वो भी यूज़फुल नहीं होती हैं। कोक्लियर एक नस होती है जो मस्तिष्क में होती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों में ये नस पाई नहीं जाती है, तो उनमें ये कोक्लियर नस इम्प्लांट की जाती है। इस तकनीक को ऑडिटर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है अलवर में मनाया गया ट्रांसजेंडर उत्सव, जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री श्री टीकाराम जूली ने किया था। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक सुरक्षा के लिए इससे पहले ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस फंड के जरिए इस समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति और उसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई थी। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है गंग नहर रेगुलेशन सिस्टम पोर्टल, जिसका उद्देश्य आसपास नहर से जुड़े किसानों को पानी की सप्लाई करना और नहर के खुलने और बंद होने जैसी जानकारी एसएमएस के जरिए प्रदान करना है। इस पोर्टल को मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल को अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा जम्मू में किया गया था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रोल बॉल चैंपियनशिप 2022, जो अभी हाल ही में सीकर में आयोजित की गई थी और इसमें अंडर 11 और अंडर 14 वर्ग के मुकाबलों में जयपुर ने गोल्ड मेडल जीता था। अब इसकी जो राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता होगी वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिसंबर में आयोजित की जाएगी। तो इस तरह हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आपका इस लेक्चर में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सजेशन और फीडबैक हमें tutora.help@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में राजस्थान के दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।